जो मेरे सब शुरू करें। जी, आज का सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं एसेट काउंटिंग के ऊपर। लास्ट टाइम हमने एपी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, एआर का भी कंप्लीट कर लिया था। एसेट अकाउंटिंग का सेशन हम अभी करते हैं। इसमें से अगर हम लॉगिन में आए तो आपकी अकाउंटिंग में मेरे पास फोल्डर है फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ से एसेट और क्रिएट AS001 आपके पास टी कोड आ रहा होगा। एसेट क्लासेस डिफरेंट जो अवेलेबल है हमारे, वो आप कर सकते हैं। डिफरेंट क्लासेस जो हैं, लैंड है, प्रोडक्ट मशीन, प्रोडक्शन मशीनरी, इक्विपमेंट है, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर्स है और व्हीकल्स है। हम यहाँ से एसेट क्लास जो चूज कर रहे हैं वो है 4000 ऑफिस इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर्स। नंबर ऑफ एसेट्स 1। अगर आप किसी रेफरेंस एसेट जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है उसके रेफरेंस से बनाना चाहें तो आप उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करके भी बना सकते हैं। यहाँ से एंटर करें। एसेट की जो डिस्क्रिप्शन है आपकी मेन जनरल डाटा में फर्स्ट फील्ड है। यहाँ पे एसेट की ब्रीफ डिटेल आप देते हैं। कॉस्ट सेंटर आप यहाँ मेंशन करेंगे। पहला टैब आपने इस तरह से देखा, जनरल का टैब था। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। सर्टेन आप मेन नंबर का टैक्स देना चाहें तो वो आ सकता है। यहाँ पे आप एक एसेट की फील्ड है, साथ मेन नंबर की फील्ड है, साथ आप एक फील्ड देखेंगे सब नंबर की फील्ड है। इसका पर्पज होता है कि आप एक अगर मेन एसेट बनाते हैं, साथ उसके कुछ कंपोनेंट पार्ट्स हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एसेट है, तो वो आप उसको सर्टेन नंबर रेंजेस दे के बना सकते हैं। मेन जीरो है, इसी तरह फिर 1 2 3 ऑनवर्ड्स आप उसके कंपोनेंट पार्ट्स बना देते हैं। पूरा सेट जो है वो एक ही मेन एसेट नंबर के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे सीरियल नंबर की फील्ड है, जो आप इसका रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। इन्वेंट्री नंबर है, जो कि आप इसको, जिस तरह ऑलरेडी आपको बताया कि कोई भी फील्ड आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन हेल्प लेना चाहें, F1 प्रेस करते हैं। ये आपका मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर में आ जाएगा फॉर रेफरेंस। इन्वेंट्री नंबर की फील्ड है। यहाँ आप यूज कर सकते हैं कोई भी रेफरेंस के लिए, इन्वेंट्री लिस्टिंग की रेफरेंस के आप इसको बाद में बारकोड लेबल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जो नंबर आप यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम डिपेंडेंट का। इसके अंदर आप बिजनेस एरिया मेंशन कर सकते हैं, जैसे बाइक्स, CI 000।
कॉस्ट सेंटर यहाँ पे आप नेक्स्ट है, जहाँ पे इस एसेट के रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो जाके सेटल होगी। कंट्रोलिंग एरिया EU00 ले रहे हैं आप यहाँ पे, EUAP 1006 यहाँ पे हम ले रहे हैं इसका कॉस्ट सेंटर, एसेट प्रोक्योरमेंट का ही। प्लांट यहाँ पे आ रहा है हेडलबर्ग HD00। बाकी इसमें जो एसेट्स हम टैब्स हैं। जी जी जी। मतलब एसेट्स हम कंपनी लेवल और प्लांट लेवल पे दोनों पे हमारा वो उसका ओपनिंग हो रही है तो। हाँ जी, हम इसको कंपनी कोड भी इस पे मेंशन कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पे हम इसके कॉस्ट सेंटर लगा रहे हैं, इसके बैक पे कंट्रोलिंग एरिया भी इसके ऊपर आ रहा है, और साथ हम इसके हम्म, साथ इसको प्लांट की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। ठीक। असाइनमेंट्स का टैब है, यहाँ पे आप उसकी क्लासिफिकेशन के लिए कोई भी आप ग्रुप्स मेंटेन कर सकते हैं और बाद में इसको यहाँ पे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एसेट ओरिजिन का टैब है, यहाँ पे आप वेंडर मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेंडर्स अपनी जो है, और मैन्युफैक्चरर मेंशन कर सकते हैं। बाकी चेक बॉक्सेस हैं, आप उसकी नया परचेज करें या आप यूज एसेट परचेज करें, ये फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बाद में इस पे आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगर कोई लीज्ड एसेट है तो उसका लीजिंग का टैब है। टाइप उसकी कैपिटल लीज है या ऑपरेशनल लीज है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। फेस वैल्यू क्या है जब न्यू लीज हुआ है, और उसकी परचेज प्राइस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और कितनी लीज की पेमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये पूरा इसका पोर्शन यहाँ पे फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ लीजिंग है। लास्ट टैब इसका है डेप्रिसिएशन एरिया का। इसमें आपकी जितने आपने डेप्रिसिएशन एरिया क्रिएट किए हो, जिस तरह नॉर्मली हम बुक डेप्रिसिएशन 01 क्रिएट करते हैं, और साथ एसोसिएटेड इसकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन कीज होती हैं। बहुत सारी इसमें कीज अवेलेबल हैं एज पर जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसका, वही आप उसकी की लगा सकते हैं। यहाँ पे हम अभी जो लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन वो रिमेनिंग लाइफ डाटा 0 है, LINS। यूजफुल लाइफ इसमें 3 years आ रही है। ये अब आपने एसेट क्लासेस के साथ भी बाइंड की होती है, और आप इसको उसी रेफरेंस से एसेट क्लास वाइज डिफॉल्ट भी करा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे 3 years है फॉर और ये ऑफिस। यूजफुल लाइफ जो है ये इसके साथ की के साथ लिंक है। हाँ जी, आप की के साथ लिंक कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेबल भी है फॉर दी एसेट, ठीक है, लेकिन आप ये इसकी डिफॉल्ट के लिए की के साथ लिंक कर सकते हैं। तो अच्छा, ये सारे कंपल्सरी फील्ड है, ये डेप्रिसिएशन वगैरह डिफाइन करना, ये कंपल्सरी जी नहीं जी, है। जहाँ पे जो आपकी जिसमें ऑलरेडी जो स्टैरिक मेंशन होता है ना, दैट मीन्स कि ये कंपलसरी है। यहाँ पे हम्म, अगर इसकी आप इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करेंगे तो फिर आपके वो उस कोरस्पॉन्डिंगली डेफिशिएंट का डाटा यहाँ पे साइन नहीं होगा और फैच नहीं होगा। वो फिर बाद में अगर आप करने लगेंगे तो फिर आपको दोबारा उस वक्त मेंटेन करना पड़ेगा। स्टार्ट में कर लेंगे तो बाद में मास्टर डाटा के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप कहीं से देख सकते हैं कि किन एसेट से गेन डिफाइन हुआ है और किन के गेन डिफाइन नहीं हुए, क्योंकि कंपल्सरी फील्ड नहीं है तो इसको इसके ऊपर रिपोर्टिंग है इसकी ऐसे भी। जो यहाँ पे जो है आप आपकी आ रही हाँ, है मेंशन। यानी जी डेप्रिसिएशन किन के गेन। हाँ जी, ये इसकी सिंगल रिपोर्ट भी है और फिर ज्वाइंट रिपोर्ट्स भी हैं जहाँ पे आप इसको मेंशन कर लेते हैं। रिपोर्टिंग हम इसके ठीक। बाद में करते हैं।
ठीक ठीक है। अच्छा, इसको एसेट को हम यहाँ पे सेव करते हैं। ये एसेट का नंबर एक लग गया है उसका, सब नंबर 0 के साथ। यहाँ पे एक आप क्रिएशन के टाइम पे ना, एक यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है आपके पास पोस्ट कैपिटलाइजेशन का। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि आप सिस्टम शुरू कर रहे हैं, एसेट आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रायर ईयर में वो कैपिटलाइज हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे जब इसको टिक मार्क कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि वो आपके पास कैपिटलाइज ऑन की फील्ड कंपल्सरी हो जाती है कि अगर ये प्रायर ईयर का है तो बताएं ये कैपिटलाइज कब हुआ था, ताकि उस हिसाब से फिर इसको सिस्टम लेके चलता है। अदरवाइज अगर आप नहीं करते तो फिर इसमें कंपल्जन नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप इसको डिस्प्ले में जाना चाहें तो AS03 और डिस्प्ले पर्पज है, वो जो आपके क्रिएटेड एसेट है उसको आप देख सकते हैं। AR01 एसेट बैलेंसेस की रिपोर्ट है। हमने कंपनी कोड और एसेट क्लास मेंशन किए हुए हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये एक एग्जिस्टिंग एसेट आ रहा है जो हमने भी एसेट बनाया है, उसके अंदर हमने क्योंकि अभी कोई भी एक्विजिशन बैलेंस नहीं ऐड किया तो वो यहाँ पे आ नहीं रहा। हम इसको अभी नेक्स्ट स्टेप करके दोबारा फिर इसकी पोजीशन चेक करते हैं बैलेंस। आपने MM के सेशन में ऑलरेडी परचेज ऑर्डर लोकेशन देखी होगी 21N से। परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है, स्टैंडर्ड टाइप हम स्टैंडर्ड PO NB लेते हैं, साथ ही इसमें वेंडर या सप्लायर आप मेंशन करते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन C00, परचेजिंग ग्रुप है C00 यूरोप, और कंपनी कोड भी सेम मेंशन हम कर लेते हैं C00 ग्लोबल बाइक जर्मनी। यहाँ से आइटम्स तरफ आते हैं। अच्छा, वैसा भी एक सवाल है मेरा। जी। हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की है पहले। हाँ जी। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन तो परचेज ग्रुप और कंपनी कोड के अंडर खुली हुई है। नहीं, मतलब परचेज एग्रीमेंट। ग्रुप जो है ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। अच्छा। और कंपनी कोड के परचेज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड के अंडर है। हाँ जी, कंपनी कोड उससे ऊपर से लिंक है। हाँ जी। इसको हम अगर हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन ऊपर ग्लोबल बाइक जर्मनी कर लिया तो ये नीचे तो लिस्ट फिल्टर नहीं हो जानी चाहिए उस बेस पे कि ये इसमें रेलिवेंट हमने, एक्टिविटी हाँ जी, जी जी, डाटा वो खुद फेच कर ले इसके लिए। इसमें जहाँ पे आपके वन टू मैनी रिलेशंस होते हैं ना, वहाँ पे आप एक तो मेंशन करते हैं, दूसरा है कि इसके अंदर आपका एक तो परचेजिंग डाटा भी वेंडर का मेंटेन होता है, दूसरा उसका फाइनेंशियल डाटा भी मेंटेन होता है। तो आप जहाँ पे आप जब वेंडर खोलते हैं वहाँ पे भी आप कंपनी कोड वाला पोर्शन देते हैं तो फिर कंपनी कोड आता है, अदरवाइज वो परचेजिंग के लिए सिर्फ खुल जाता है। लेकिन इसके लिए तो फिर ये डाटा एंट्री के मिस्टेक के चांसेस है ना, फिर इस तरह के इंटीग्रेशन तो है लेकिन ये जो डाटा एंट्री के मिस्टेक के चांसेस
नहीं, इसमें बाइंडिंग होती है, अब उसकी बाइंडिंग से हट के नहीं जा सकते। ये मैं कह रहा था कि अगर तो हाँ जी। बाइंडिंग है तो फिर वो लिस्ट लिस्ट फिल्टर आनी चाहिए उसके ऊपर। नहीं, लेकिन ये आप जब यूज करते हैं ना ऑन ऑन द लेवल ऑफ पीओ, उसको फिर वहां पे आप बाइंडिंग की आप देते हैं, ये मेंशन मतलब करने ये के लिए, इसलिए। यहाँ इस हाँ जी। कंपनी कंपनी कोड की तरह एलओवी ओपन करिएगा। हाँ जी। ये ये हाँ जी, अब अगर ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऊपर खुली जर्मनी, ग्लोबल बाइक जर्मनी में है, तो फिर हम्म। बाकी तीन ऑप्शन तो उसको नहीं आने चाहिए ना। अच्छा। जी सर साहब, आप हैं इधर? जी, इसमें रिजवान साहब ऐसे होता है कि मैं ये देखें, आपको आपको नीचे ये जो मैं बात कर रहा था मेंशन यहाँ पे हो गया, आपने हमने ना इसको इसमें से ले लिया US00, यहाँ एरर जनरेट हो गया। जी अब साहब बताइए। जी रिजवान साहब, जो हमने शुरू में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं आपका इसको दिखा दूं आपका कि हमने इसके अंदर किस तरह मैप किया था। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो जिस तरह मैप होता है उसके अलावा कोई और चीज़ हम दे ही नहीं सकते। अगर कोई चीज़ है भी लिस्ट के अंदर आ भी रही है तो एक्स्ट्रा हम नहीं दे सकते उसके ऊपर। अगर देंगे तो सिस्टम एरर दे देगा। अब जैसे कि ये कंपनी कोड है US00, तो US00 के साथ जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बाइंड है वही हो सकती है, दूसरी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये असाइन होती है हर कंपनी कोड को। तो अगर कोई और देगे भी तो सिस्टम इसको एरर दे देगा। हाँ नहीं, मेरा लेकिन मेरा सवाल ये था कि सिस्टम को तो इसलिए फिल्टर नहीं कर लेना चाहिए सर, जो ऊपर हमने नहीं, सब्सिडी दे दी है, इसकी डाटा दे स्टैंडर्ड दिया है। ये इसकी स्टैंडर्ड स्क्रीन है। इसमें ये है कि इसको ये हो जाता है कि उस यूजर को ऑथराइजेशन लेवल पे रोक देते हैं कि उस यूजर को वो ऑथराइजेशन ही ना हो। अगर आपको कोई इस तरह का डाउट हो तो कि वो बंदा गलत लगा सकता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि एक यूजर को एक ग्रुप दे देते हैं, दूसरे को दूसरा ग्रुप दे देते हैं। तो ग्रुप वाइज वो बंदा दूसरे ग्रुप को लगा ही नहीं सकेगा अगर उसके पास लिस्ट ओपन भी हो गई है। ठीक जी, तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसके ठीक अंदर सिर्फ उसको ऑथराइजेशन लेवल पे रोक सकते हैं और इसके अलावा नहीं है कुछ भी हमारे पास। ठीक। जी उमेर ठीक है साहब। जी। अच्छा जी, पीओ क्वांटिटी यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं। नेट प्राइस है 750। यूनिट ईच है। मटेरियल ग्रुप यहाँ पे हम ले रहे हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी की फील्ड है। यहाँ पे हम एसेट चूज कर रहे हैं। ए फॉर एसेट। प्लांट हमारा यहाँ पे है जी HD00, हमने जो एसेट में भी लिया था मेटल का। एसेट हमने अभी क्रिएट किया 41। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छा, इसमें उमेर साहब मैं चीज़ जी ऐड करना चाहता हूँ। रिजवान साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी इसमें जी, सुन रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें हैं। देखें, जब हमने ये एक परचेज ऑर्डर लगा रहे हैं जिसके अंदर हम एक एसेट परचेज कर रहे हैं, तो अकाउंट असाइनमेंट के अंदर हमने ए दे दिया। जब जैसे ही अकाउंट असाइनमेंट ए दिया तो साथ ही उसने पूछा जिसका एसेट नंबर बताएं जो हमने पहले ऑलरेडी क्रिएट किया है। इसमें दो तरीके हैं कि या तो हम उस एसेट को एज ए मटेरियल परचेज करके अपने पास रख लें, और जब तक वो स्टॉक में पड़ा रहे हम चाहते हैं कि उसकी जो एसेट की डेप्रिसिएशन है वो स्टार्ट ना हो, एसेट को इशू ना हो। तो पहले स्टॉक में पड़ा रहे, फिर 1 माह 2 माह बाद जैसे ही उसकी कहीं पे भी वो चीज़ जाके लगती है तो हम फिर उसको एज ए एसेट जो है वो इशू करें। तो हम इसको पहले एज ए मटेरियल जो है वो परचेज करके स्टॉक के अंदर रख के
बाद में भी एसेट के ऊपर कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपका सिनेरियो इसी इसी स्क्रीन के ऊपर क्लियर हो जाएगा। वो फिर वो हम ट्रांसफर करेंगे फिर मटेरियल से जी, उसको वो एसेट में। वो ये जब जीआरएन करेंगे ना, अब जीआरएन पे क्या होगा, डायरेक्टली एसेट को ये इशू हो जाएगा डायरेक्टली, जैसे जीआरएन करेंगे ना, स्टॉक में नहीं हम्म। आएगा, एसेट के ऊपर आएगा जो हमने नीचे एसेट नंबर लगाया है। लेकिन अगर हम इसको अकाउंट असाइनमेंट नहीं देते और एज ए मटेरियल परचेज करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा पहले, और फिर हम चाहते हैं कि जब 2 माह बाद 3 माह बाद वो एसेट उसकी यूटिलाइजेशन शुरू हो, तो उस दिन से उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो, तो हम उसको पहले स्टॉक में रख लेते हैं और बाद में एसेट को इशू कर देते हैं। तो दोनों का तरीकाकार इस यहाँ से ही क्लियर होता है। तो फिर वापस हम इसमें दोबारा जाके फिर इसकी क्लास लगाएंगे, कोई ट्रांसफर की हमारे पास कोई वो फॉर्म है वो मैं तो। आपको जो है एसेट पे बाद में इश्योरेंस वो भी एंट्री करवा देता हूँ। ये अभी आप उमैर साहब से करवा लें एंट्री, तो वो एमएम के हम्म, सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन नोट कर लें, मैं आपको एंड पे ये भी करवा दूंगा। ठीक। अच्छा जी, स्केड्यूल लाइन यहाँ पे हम दे रहे हैं, डेट हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है। ये हमने इसको स्केड्यूल डेट दे दी है और हम इसको अब सेव कर देते हैं। 45137 ये नंबर हमारे पास आ गया। अब हम इसी पीओ के अगेंस्ट रीड कर लेते हैं। मीगो गुड रिसीट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर 137, डेटा हमारा वहीं से पिक हो गया है। अच्छा मैं सब हमने इसका डायरेक्ट पीओ लगाया है, हाँ जी, ईआर वगैरह जनरेट नहीं होगी। वो लगाया जा सकता है बेसिकली, वो क्योंकि आप एमएम के सेशन में कर चुके हैं। यहाँ हम बेसिकली पर्पस है एसेट के ऊपर वैल्यू लेके आने का या उसको ठीक प्रिक्योर ठीक, करने का, हम उस मतलब हम एंगल से दिखा डायरेक्ट रहे हैं। पीओ हमने यूज कर लिया। हाँ जी, हमने वो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, हम इसको कर सकते हैं। अ, वैसे आप वो पूरा साइकिल जो एमएम का है वो यूटिलाइज हो सकता है इसके अंदर वैसे ही। ठीक। तो हम ओके मार्क कर देते हैं, चेक करा लेते हैं इसको, डॉक्यूमेंट इज ओके, और इसको हम पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, हम दोबारा जाते हैं S03 के अंदर। अब यहाँ आपको बटन एक आ रहा होगा एसेट वैल्यूज का। जैसे हमारी एसेट रिसीट पोस्ट हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्विजिशन वैल्यू भी 750 आ गई। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे रेफरेंस देखना चाहें, तो ये हमारे पास जो जीआर हमने की है उसके रेफरेंस में ये हमारे अमाउंट अक्वायर होगी इस एसेट। ये हमारे पास एसेट एक्सप्लोरर की ट्रांजेक्शन है। इसको अब डायरेक्टली जिस तरह मैंने वहां से एसेट वैल्यूज के बटन से चलाया है, आप इसको डायरेक्टली भी चला सकते हैं। हम एग्जिट करते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है आपके पास इसी ट्री में नीचे AW01 एंड एसेट एक्सप्लोरर।
ये यहाँ से भी आप उसी सर स्क्रीन पे आ गए। इसमें इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी शो हो रही है ये आप देख रहे हैं प्लान्ड वैल्यूज हैं, उसने कहा कि इसकी जो एज पर जो हमने कील गई है वहां से इतनी बनती है। ये प्लान्ड वैल्यू पोस्ट नहीं हुई। ठीक है। ये प्लांट वैल्यू में भी डेप्रिसिएशन स्टार्ट में हमने इसको दे दिया, अभी तो परचेज ठीक। किया ना हमने। हाँ जी, आपने परचेज किया है ना, तो साथ ही क्योंकि उसके आपके पास की मौजूद है कि कितनी होनी है इसकी डेप्रिसिएशन, उसके हिसाब से वो साथ ही बना के रख लेता है ऑलरेडी। प्लान्ड वैल्यूज उसने शो करते रहना ना आपको, किसकी बनेगी क्या जब होगी। ठीक है। अप्लाई नहीं होगी अभी इसकी। हाँ जी, अप्लाई नहीं हुई, ये इसलिए प्लान्ड में आ रही है अभी। अच्छा जी। AR01। व्हाट्सएप करो करो भाई, आपका व्हाट्सएप नहीं शो। ये हम इस रिपोर्ट में अब दोबारा आए हैं। जी नेक्स्ट स्टेप हम इसका साइकिल कंप्लीट कर दें। वायरों का। यहाँ पे इसकी हम वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पे टैक्स कोड हम इनपुट टैक्स का लगा रहे हैं 19%। तो ये हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं कैलकुलेट टैक्स के साथ। डिटेल्स में हम हमारे पास पीओ के लेवल पे इसकी डिलीवरी कॉस्ट कोई प्लान नहीं थी, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन हम ये एंट्री की स्टेज पे भी उसके ऊपर अनप्लान्ड डिलीवरी कॉस्ट डाल 50 हमने मेंशन कर दी। नेट वैल्यू जब इसकी होगी 952, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सिमुलेट कर लेते हैं। ये मेन वेंडर के ऊपर जो पेबल बुक हुआ है 952 का, ईयर आईयर जो हमने एसेट रिसीट किया 750 की अमाउंट का, वो इधर स्टैंड कर गया है। और एसेट क्लियरिंग टेक्निकल अमाउंट हिट हो गया, ये आपने जो अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट डाली है उसके लिए। और इनपुट टैक्स का जीएल जो उसमें नेट 19% से बना है 152, उसके साथ डेबिट हो गया।
एंट्री को हम पोस्ट कर देते हैं, ये इसका नंबर इशू हो गया। एसेट फ्लोर में आप देख रहे हैं कि पहले इसमें वैल्यू 750 थी, जो कि हमारी रिसीट से आई थी। अब हमने इसकी मायरो में 50 की जो एडिशन की है, वो इसकी एक्विजिशन में भी उतनी इंक्रीज हो गई है, और उसके हिसाब से वैल्यू परसेंटेज लग गई है डेप्रिसिएशन की भी। ये हमारा जो एसेट यहाँ पे शो हो रहा है, 800 एक्विजिशन वैल्यू है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1333 है, और बुक वैल्यू इसकी आफ्टर एडजस्टमेंट इसके साथ 666 है। अच्छा, यहाँ पे आप सिमिलरली लेआउट चेंज के साथ इसकी जो अवेलेबल फील्ड हैं वो भी मेंशन करवा सकते हैं। ये आर 002 हमने इसका रिपोर्ट यहाँ पे लगाई है। हम यहाँ पे एसेट भी अपना मेंशन कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली उसी का डेटा है। एक्विजिशन वैल्यू आ गई 800, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी यहाँ पे मेंशन हो रही है। करंट बुक वैल्यू जो इसकी एडजस्टेड इनको बाद बनेगी। अच्छा, ये आप वो स्टार्ट में क्वेश्चन कर रहे थे कि वो डेप्शन एरिया मेंटेनेंस की, यहाँ पे आपके पास वो पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में भी आ रही होती है जिन जिन की है। डेप्शन की स्टार्ट डेट है, फिर आपकी यूजफुल लाइफ आ रही है, ये इसकी की क्या लगी है, और आपकी प्लान डेप्शन कितनी बनती है। ठीक है,
ये सारे आपके पास डाटा आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं एंट्री। एसेट सेल, एसेट रिटायरमेंट की ट्रांजैक्शन है। एसेट सेल विदाउट कस्टमर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेंशन कर देते हैं। सेक्शन एरिया बुक डेप्रिसिएशन 01, डॉक्यूमेंट डेट सीरियल। रिटायरमेंट के जो हमें एनुअली बताते हैं रेवेन्यू कितना है, इसको यहाँ से सिमुलेट कर देते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जी 800 इसकी जो काउंटिंग एंट्री बनी है, 800 इसकी जो वैल्यू थी, एक्विजिशन वैल्यू। उसमें हम सेटलमेंट की जो रिटायरमेंट पे वैल्यू हमने रिसीव की है वो 700 है। बाकी जो इसकी वैल्यू है वो 100 की जो हमें एडजस्टेड और बुक हो गया है हमारे पास एक्सपेंस। हम वापस जाके फिर देखते हैं। 100 एक्सपेंस को हमने 2 हिस्सों में कैसे दिया? जी मैं आपको, ये आप करंट इसकी अभी वैल्यू देख सकते हैं। ये हम चलते हैं इसके एक्सप्लोरर के अंदर। ये आपका वो जो पोर्शनिंग है वो, ये 22.22 ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन का पार्ट है, और ये मेन एक्विजिशन का पार्ट है 77.7, मिला के इसका 100 हुआ। ये तो वही एसेट है जो अभी हमने परचेज किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी तो हमने एनुअल वो कितने परसेंट, 3% डालेंगे ना? हाँ जी, डेप्रिसिएशन हमने कितनी डाली थी इसमें? डेप्रिसिएशन इसकी 133 आ रही थी ना 800 वाले की। हाँ जी, तो 22 एक एक दिन की कैसे वो सेम डे अगर उसकी सेल हो रही है? जी, इसका हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं डिटेल। ये डिटेल इसकी आ रही है, 7th पीरियड में हमने इसको वायर किया। ठीक। ये इसकी वैल्यू लग रही है हमारे पास, जिससे 22.22 बन रही है। 0.33% पे 22 हाँ जी, हाँ जी।
हम्म, ये आपको आपकी जो बेसिकली डेप्शन की पोर्शनिंग होती है आपकी ओवरऑल कैलकुलेट तो ईयर के बेस पे होती है ना। मैं भी कह रहा हूँ एक दिन की $22 समझ नहीं आ रहा। नहीं, दिन के बेस पे तो नहीं ना हो रही। कि हमने सेम डेट पे इसको परचेज किया, सेल कर दिया ना, तो इसमें नंबर ऑफ डेज पे तो लेके आएगा वो। हाँ जी, वो उसकी उसका पीरियड की मेंशन हो रहा है ना आपकी जो उसकी रिटायरमेंट हुई है वो ईयर एंड लास्ट पे हो रही है, 12th में जाकर डल रही है ना। अच्छा, आपने दैट्स वाई। इसकी रिटायरमेंट की डेट डेट की डाली है। हाँ जी, ईयर एंड की थी, इस वजह से उसने वो उसी वजह से उसी के अंदर वो सारी वैल्यू लेके गया। ठीक। जी सर सर। जी अस्सलाम वालेकुम। तो रिजवान साहब, उमर साहब, आज का जो टॉपिक था हमारा बेसिक, वो प्रोडक्शन प्लानिंग हमें शुरू करना था, क्योंकि ये एसेट का टॉपिक हमारे लास्ट सेशन के अंदर ये रह गया था। ये नहीं हो पा रहा था, जो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो पीपी का जो इंट्रोडक्शन है वो आज आपको मैं दे देता हूँ, प्रोडक्शन प्लानिंग का। फिर उसके अंदर अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, वरना कल हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह साथ करेंगे। जी ठीक। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन प्लानिंग। सर साहब, अभी जब मैं पहले वो बात हो रही थी उस पे मैं साहब ने कहा था कि रिपोर्टिंग के रिलेटेड ना वो उसके बाद बताएंगे। वो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग किस हमारी चीज़, फिर रहेगी। कौन सी रिपोर्टिंग, एफ एफआई की? एफ आई। हाँ जी। जी कि हमने ट्रायल कैसे देखना है, बैलेंसेस कैसे देखने हैं, डिफरेंट पीरियड के बैलेंसेस कैसे देखने हैं। मेरे सब एफ आई रिपोर्टिंग एफ आई रिपोर्ट और एम एम मॉड्यूल में सेम आइटम के अगर बैलेंसेस देखने हो तो वो कैसे देखने हैं, जी जी। ये चीज़ें। तो मेरे सब हमारी रिपोर्टिंग हो गई है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सारी। जी उमर साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लास्ट सेशन में शो करा दी थी, और जो ट्रायल बैलेंस भी दिखा दिया था। आपका अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो बता दें, उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। बैलेंसेस हमने सारे रिव्यू किए थे। आप लास्ट में है थे। मैं नहीं था, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग तो अभी इसमें जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट पीरियड में यहाँ एफ आई एम एम के दरमियान सेम टाइम पे एक ही आइटम मटेरियल के रिलेटेड दोनों के बैलेंस चेक करना होगा, एम एम में क्या है और उसका उधर एफ आई में क्या है। प्री पेमेंट्स अगर हमने चेक करनी है किस किस तरह मतलब हो रही है और उसके बैलेंसेस कहाँ देख सकते हैं। ये चीज़ें सारी ये हमने कहीं डिस्कस करनी है। एमएम साइड अभी से आप क्या मैंने कह रहे हैं, कैमी से? मैंने अभी एक क्वेश्चन भी किया था, तो आपने कहा था मैं वो रिपोर्टिंग में जाके क्लियर कर दूंगा आपको। जी बताएं, कौन सा क्वेश्चन था, रिपीट कर दें। अब मुझे भूल गया। ऐसे में आप लिख लेते हैं ना कि ये कह रहे आपने हैं मुझे कि यही कहा था मैं रिपोर्टिंग में जाके इसको क्लियर कर दूँ। हाँ, रिपोर्टिंग तो मैंने भी आपको दिखाई है ना। आपको एसेट बैलेंसेस भी दिखाए हैं, एसेट की बात हो रही थी हमारी। एसेट बैलेंसेस भी दिखाए हैं आपको, डेप्रिसिएशन भी दिखाई है, उसकी हिस्ट्री भी चेक कराई है। हम्म। आप पर्टिकुलर आप क्यूरी कर लें, तो मुझे पूछिएगा, मैं सेशन में होता है आपको बता दूंगा। मुझे बैलेंस शीट की रिपोर्ट दिखा दें इसकी, अगर अगर जी, मैं हमने आपको लास्ट टाइम हमने की थी बैलेंस की, दोबारा बताता हूँ आपकी। ये आप अब अभी कौन सा एसेट बैलेंस की कह रहे हैं, या पेबल की, या कौन सी वाली कह रहे हैं? अकाउंट बैलेंस की बात है। अकाउंट बैलेंस। जी।
ये आप जनरल लेजर में अकाउंट में आते हैं, डिस्प्ले बैलेंसेस। डिस्प्ले नहीं हो रही अभी आपकी स्क्रीन। अच्छा ये विजिबल है? जी अब है। हाँ ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल लेजर में आए हैं, अकाउंट उसके डिस्प्ले बैलेंसेस, FAGL B03 इसका टी कोड है। ये हमारे अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ जो सी भी आपकी पर्टिकुलर लाइन है उसको आप पीरियड को अगर करेंगे तो यहीं से इसका ड्रिल डाउन चले जाएगा आपके इसमें वेज वैल्यूज कौन सी हैं जिनकी बेस के ऊपर ही बैलेंस बन रहा है। पर्टिकुलर डेबिट की फील्ड में क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो डेबिट वाली का डिटेल लाइन है वो आ जाएंगी, और इसी तरह क्रेडिट को करेंगे तो वो क्रेडिट की जो एसोसिएटेड एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी। ठीक है जी। F.01 है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रन करने के लिए। ये आपकी कैटेगरीज के हिसाब से एसेट्स, कैपिटल एसेट्स में फर्दर आप GL लेवल तक इसके जा सकते हैं। लायबिलिटीज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें रेवेन्यूज वाली साइड है, एक्सपेंडिचर वाली साइड है। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट F.01। यहाँ से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल लेजर, फिर यहाँ से आते हैं आप इंफॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंट बैलेंसेस के अंदर, GL अकाउंट बैलेंसेस। क्लियर मेंशन्ड है, पीरियड्स हैं। ये आपके वहाँ पे हम सिंगल के डिटेल में जा रहे थे, यहाँ पे आपके मल्टीपल जितने भी इस रेंज में आ रहे हैं GLs के साथ उनकी पोजीशन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, फिर आपका डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है, और इसका एंड पे क्यूमुलेटेड बैलेंस। ये GL बैलेंसेस की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इसका पी कोड क्या था? जी मैं वापस जाके था ये मेंशन कर S_ALR_870122277। ये मल्टीपल के लिए है। पहले मैंने आपको बताई कि आपने सिंगल रेंज है वहां भी एक एक करके ट्रवर्स हो जाता है, लेकिन उसमें फिर पूरा उसका पीरियोडिक और उसमें ड्रिल डाउन लाइंस तक आप जा सकते हैं। ये FAGL B03 है। ठीक है जी, और बताएं। जी रिजवान साहब। मैंने कहा जो मैंने एक रिपोर्ट पहले कहा था ना, वो जिसके कंपैरेटिव था कि मटेरियल की में वैल्यू और इसकी फाइनेंशियल में वैल्यू, वो अगर हमने देखनी हो तो ठीक, एक ही टाइम पे दोनों में कैसी वैल्यू आ रही है।
किसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आप देखना चाह रहे हैं? मटेरियल के गेंस देखना चाह रहे हैं। हाँ जी, मटेरियल एक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना, इधर 51 है। आप जो स्टॉक की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, उसकी बात तो नहीं कर रहे कि इधर क्या है उधर क्या है? हाँ जी। जी अच्छा। जी, ये वो MB5L की तरह की कोई रिपोर्ट अच्छा है। ठीक है, वो वाली कह रहे हैं। ये एक रिपोर्ट है, लिस्ट ऑफ स्टॉक वैल्यूज बैलेंसेस MB5L। इसमें मल्टीपल ऑप्शन में आप सिलेक्ट बैलेंस करंट पीरियड कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये इस तरह से आ जाता है। ये GL अकाउंट वाइज मटेरियल्स में क्या वैल्यू है, स्टॉक में क्या वैल्यू है, उनमें डिफरेंस क्या है, यही चाह रहे ठीक। हैं आप? जी ठीक जी। है। अच्छा, एम इसी बी के फाइव अंदर, एल आपने बताया। हाँ जी, M5 इसी में आप वो मतलब अगर इसको कहें कि मुझे वो मटेरियल की डिटेल भी दो, तो वो भी फिर साथ आपको बता देगा। कैसे? बाहर मैंने कहा डिफरेंट के चेक्स हैं यहाँ पे इसी के नीचे स्कोप के हाँ अंदर। हाँ तो हाँ। वो फिर इसमें वो मटेरियल भी साथ दिखा देगा कि वो किसके मतलब कौन सी लाइन के ना अंदर ब्रेक में कौन से एक मटेरियल हैं ब्रेक जो इनको मैंने ब्रेकअप ग्रुप क्या किया। है उस पर? हाँ जी, जी वो जी। उसका ब्रेकअप ले आएगा। ठीक ठीक। हो गया? जी। ये आप देख। अच्छा, इसके अलावा हमारी कुछ पेमेंट्स होती हैं जो हम बगैर इनवाइसेस के गेंस करते हैं ना, मतलब कुछ हम इनवाइसेस के गेंस करते हैं, फिर हम वेंडर हम्म। को पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में उसकी इनवाइसेस को नॉक करते हैं फिर एडवांस कह लें या प्री पेमेंट कह लें। ठीक है। उसको चेक करना हो कि उनमें वो कितनी पेंडिंग है, कैसे हैं, या कितने हमारे बैलेंस पड़े हैं जो वो विदाउट नॉकिंग है। हाँ जी, वो उसको चेक करना हो ना, तो वो चेक हमारे लेजर से ही हो जाती हैं। उसमें सिर्फ इशू क्या है कि आपके ना वो जो एडवांसेस हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं इन स्पेशल GL ट्रांजैक्शंस। वो आपका जब आप लेजर कोई भी उसका व्यू करने लगे हैं, तो उसमें यहाँ से स्पेशल GL टिक कर लें, तो दूसरा चाहे अनचेक करना, सिर्फ वो वाली नजर आ जाएंगी आपको जो स्पेशल GL के ऊपर है। और दोनों कर लें तो इकट्ठा भी पोजीशन नजर आ जाएगी कि एडवांसेस वाली कौन सी मिला के टोटल कितनी है। वो हमारी जितनी एडवांसेस की ट्रांजेक्शन है वो होती है स्पेशल GL ट्रांजेक्शन। उनका ना एक वो इंडिकेटर लग जाता है उनका, हमारे GL भी लग रखा जाता है एसोसिएटेड रिकॉन अकाउंट के एसोसिएटेड ना, उसका डिफरेंट GL होता है। हमारे पास दो जो हमारा दो डिफरेंट मेंशन हो रही होती हैं। मतलब थोड़ा नॉर्मल इलेबोरेट ट्रांजैक्शंस कर का दें। एक इस तरह, हाँ जी, जी जी। नॉर्मल ट्रांजैक्शन का इस तरह हमारे पास एक ट्रेड पेबल का जिस तरह है ना रिकॉन अकाउंट, इसके एसोसिएटेड आपका जो एडवांस बुक होंगे, जो ये प्री पेमेंट इसको बुक करेंगे, तो वो आपका स्पेशल GL रिलेटेड ट्रांजैक्शन डलेगी, उसका बैक पे कोड अलग होगा, लेकिन आपके लेजर में वो इकट्ठी दोनों नजर आ जाएंगी। सही। लेकिन वो वो, स्पेशल वो जीएलसी के थ्रू वो हो रही होंगी काम। हाँ जी, वो नजर यहीं पे आ जाती हैं। वो डिफॉल्ट में यहाँ पे चेक बॉक्स नॉर्मल लगा होता है, आप उसको ये भी साथ चेक करें तो आपकी वो दोनों मिला के भी नजर आ जाती है, अलग करनी वो लग जाती सही। ये जो अकाउंट बैलेंसेस का डिफरेंस मैंने बताया था, वो मटेरियल और उसके फाइनेंशियल के अंदर, है। हाँ जी। ये वही ये इसको एक बार मैंने इसका नाम एक जगह पढ़ा था, GRIR पेंडिंग रिपोर्ट। ये हाँ जी, वो क्या वो है? वो और है, वो है MB5S। इसमें अभी लाइन नहीं आ रही, इसको हम देख लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं। ये रिपोर्ट पता क्या बताती है कि आपने वो एक रिसीट भी की है और इनवाइस भी की है। आप रिसीट करके छोड़ दें, इनवाइस ना करें, तो वो फिर आपको बैलेंस आउट होता है, इसको बताता रहता है कि मेरा GR आपने वो GR लेवल पे स्टैंड कर दिया है, उसको आपने नॉक नहीं किया। वो ये रिपोर्ट आपको करंट ये पोजीशन बताती रहती है। MB5S है ये। मतलब इसकी रिसीट हुई है, लेकिन इसकी ना अभी इनवाइस नहीं बुक की है अब। हाँ जी, वो यहाँ पे आपको पोजीशन बताता रहता है कि ये वन क्वांटिटी रिसीव्ड GR वैल्यू 800, लेकिन इनवाइस क्वांटिटी 0 है, इसलिए ये टू बी नॉक्ड बाय इनवाइस है। सही, पार्सल भी होगी तो भी वो शो कर दे। हाँ, तब भी वो कहेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब बता देगा, जब तक दोनों की बैलेंस एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, वो ये दिखाता रहेगा कि कुछ ना कुछ आगे पीछे है। सही।
अच्छा, अभी हमने वो देखा था एसेट के अकाउंट क्रिएशन सर, है ना, एसेट क्रिएशन और इसके बाद अकाउंट के साथ हाँ जी। पेंडिंग कैपिटलाइजेशन अगर हमने देखनी होगा कौन से एसेट हमने परचेज कर लिए लेकिन अभी हमने कैपिटलाइज नहीं किया, या हमने इंटरनली एसेट को जनरेट किए हैं लेकिन हमने कैपिटलाइज नहीं किया उसको। अच्छा, वो इसमें जो दो पैटर्न होते हैं, एक तो है कि आपका जो इंटरनली है ना, उनको आप अभी वो मतलब बिल्ड हो रहे हैं, आप उनको उनकी क्लासेस खोलते हैं एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। अब वही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल। सॉरी। हाँ आप जी, कहना चाह वर्क रहे इन हैं। हाँ। हाँ, ऐसे ही वो सही सही जिसको कह रहे हैं। जिसको CWI भी कहते हैं, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको यहाँ पे टर्म है SAP की। ऐसे ही। जी क्लास जी, ऐसे मेंशन ही। करते हैं एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन की। वो जब जब आपका वो फाइनली कंप्लीट हो गया, कैपिटलाइज होना होता है, तब उसको आप कैपिटलाइज करके ट्रांसफर कर देते हैं जो आपने जिन एसेट्स के अंदर। उस वक्त तक उसकी ना मटेरियल की मूवमेंट सारी एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन वाले के ऊपर ही होती रहती है। जब वो फाइनल ऐसे हो ही। जाता है, फिर उसको एक न्यू प्रॉपर एसेट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही। हाँ जी, वो क्लास डिफरेंस के ऊपर चलता है वो काम। ठीक। जी, और क्यूरी है? नहीं तो नेक्स्ट सेशन फिर कंटिन्यू करें। जब दोबारा आपकी आएगी फिर दोबारा एड्रेस कर लेंगे। ठीक, ऐसे कर। जी, ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें फिर अपना, रिजवान भाई। जी जी, कर। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है प्रोडक्शन प्लानिंग की? जी, आ रही। अच्छा, इससे पहले जो हमने सेल्स का प्रोसेस किया है, सेल SD के अंदर और MM के अंदर हम प्रोक्योरमेंट का साइकिल किया है। सेल के अंदर हमने जो चीज़ें सेल की हैं, वो समझ लें कि जो सेल हम स्टॉक करते हैं, वो दो तरह से हम स्टॉक सेल करते हैं। वो स्टॉक हमारे पास पड़े होते हैं, या तो हमने इन हाउस प्रोड्यूस किए होते हैं या हम बाहर से परचेज किए होते हैं। तो जो हमने स्टॉक सेल किए वो ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए थे, हमने सेल कर दिया। प्रोक्योरमेंट का हमने परचेज का साइकिल कर लिया। अब आ जाती है बारी प्रोडक्शन की, कि जो हमने इन हाउस प्रोडक्शन करनी है वो किस तरह करनी है, और SAP के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या प्रोसेस है। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर जो हमारी फंक्शनलिटी है प्रोडक्शन प्लानिंग की, SAP ने क्या किया थी, SAP डिवाइड्स प्रोडक्शन प्लानिंग इनटू मल्टीपल प्रोसेसेस। तो SAP ने प्रोडक्शन प्लानिंग को मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन के अंदर देखें तो डिफरेंट हमारे इंडस्ट्री के कैटेगरीज हैं। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है, रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग है और कानबान है। डिस्क्रीट आप समझते हैं, डिस्क्रीट हमारे जितने भी जो मेक टू ऑर्डर इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे हमारी हर दफ़ा ऑर्डर चेंज हो जाता है, हर दफ़ा प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। और रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो हम मेक टू स्टॉक, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हमारी किसी भी कंपनी की होती हैं और हम वही बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। और नीचे प्रोडक्शन प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर बैच ओरिएंटेड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। बैच ओरिएंटेड क्या है कि प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट बैचेस के अंदर हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है। कि अगर हमने प्रोडक्शन को इंटीग्रेट देखना हो कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे अ, हुआ है और इसके अंदर कौन सा हमारा रॉ मटेरियल लगा है, तो बैच ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें बैच टू बैच कंप्लीट जो है वो रिपोर्टिंग मिलती है। और इसी तरह इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेसेस हैं वो डिज़ाइन प्राइमरी फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज हैं, अलॉन्ग विद बैच ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो बैच इंडस्ट्री की जो है ये बैच ओरिएंटेड जितनी भी है ये हमारे पास केमिकल, फार्मास्यूटिकल और जो हमारे पास है ये फूड बेवरेजेस, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हमारे पास जो एक एक्सपायरी डेट है और मैन्युफैक्चरिंग है उसको जो है मैनेज किया जाता है। तो हमें बैच ओरिएंटेड इसलिए रखा जाता है ताकि हमें खुदा ना खास्ता अगर किसी भी प्रोडक्शन लॉट के अंदर हमें ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मिल जाए तो मार्केट से वो स्पेसिफिक बैच जो है वो हम उठा लें, ना कि हम सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से उठा लें।
तो बैच ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एसएपी के अंदर जो है हमें मिलती है। उसके बाद ओवरव्यू है प्रोडक्शन प्लानिंग का, कि एसएपी का ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये वही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो हमने एसडी के अंदर पढ़ा, हमने एमएम के अंदर पढ़ा कि कंपनी कोड का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, और हर मॉड्यूल के अंदर जो है एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो इस तरह पीपी के अंदर भी एक अपना इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद पीपी का मास्टर डेटा है। हर मॉड्यूल का अपना एक मास्टर डेटा है, जिसमें एमएम के अंदर हमने मटेरियल मास्टर पढ़ा और वेंडर मास्टर, और ये पीपी के अंदर हम मास्टर डेटा पढ़ेंगे। पीपी के जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे जी मटेरियल प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस। कि हमने मटेरियल जो है वो परचेज करने हैं, अगर प्रोड्यूस करने हैं तो उनकी प्लानिंग किस तरह होगी, प्रोडक्शन की प्लानिंग किस तरह होगी, और मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन होगी। और तीसरी है जी इनोवेशन इन एस फोर हाना के, चूंकि ये हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग एस फोर हाना के ऊपर है, तो एस फोर हाना के अंदर ईसीसी से जो इनोवेशन जितनी भी हुई हैं वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे जो पहला हमारा जो हमने ये ओवरव्यू के अंदर बढ़ा जी, और पीपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबसे ऊपर हमारे पास क्लाइंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक डायग्राम है जो आपको समझ आ जाए। सबसे ऊपर क्लाइंट है। क्लाइंट वो जगह है जहाँ पे हम यूजर को लॉगिन करते हैं, और ये हमारा स्पेसिफिक सर्वर जहाँ पे हमारा डाटा जाके टेबल्स के अंदर जा रहा होता है जी, ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट के ऊपर कंपनी कोड्स हैं। एक क्लाइंट के ऊपर हम मल्टीपल कंपनी कोड्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम सारे सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं जी, कंपनी कोड हम एक ही क्लाइंट के ऊपर मल्टीपल बना के और हर कंपनी कोड को डिफरेंट प्लांट्स असाइन कर सकते हैं। ये सेम वही सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो हमने एमएम के अंदर पढ़ा। क्लाइंट क्लाइंट के ऊपर कंपनी कोड्स और कंपनी कोड को प्लांट्स, और हर प्लांट की अपने जो है वो स्टोरी लोकेशंस हो जाती हैं। इसमें जो नई चीज ऐड हुई है वो है जी वर्क सेंटर। वर्क सेंटर क्या चीज है, वो मशीन, वो फिजिकली लोकेशन जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो वर्क सेंटर हमारे प्लांट ओरिएंटेड खुलते हैं, हर प्लांट के अपने वर्क सेंटर जो हैं वो खुलते हैं। तो अगर आप इन सब की डिटेल पढ़ना चाहें तो ये इससे जो पिछली स्लाइड है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली क्लाइंट क्या है जी, एन इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट इन द सिस्टम, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट है। और कंपनी कोड जो है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू कैन मेंटेन लीगल बुक्स। जो लीगल सेट ऑफ बुक्स हैं वो हर कंपनी की एक लीगल सेट ऑफ बुक्स होती हैं। तो कंपनी कोड वो उस चीज को हम कहते हैं जिसकी अपनी लीगल सेट ऑफ बुक्स होती हैं। और प्लान क्या चीज है, ऑपरेटिंग एरिया है, ब्रांच विद कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वो फिजिकल जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन परचेजिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी है, ये सारी की सारी हमारी एज ए प्लांट जो है वो सिस्टम के अंदर जो है परफॉर्म कर रही होती हैं। स्टोरी लोकेशन वो जगह है, फिजिकल एरिया एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अलाउइंग डिफरेंशिएशन बिटवीन द वेरियस स्टॉक्स। कि हमने अगर एक प्लांट के अंदर डिफरेंट स्टॉक को डिफरेंशिएट करना है उनकी जो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ सेमी फिनिश हैं, कुछ हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, या एक ही तरह के डिफरेंट हमारे पास स्टोरेज लोकेशन हैं। तो स्टोरेज लोकेशन हम खोल के उन स्टॉक को सेग्रीगेट कर सकते हैं, फिर बाद में उनके स्टॉक की वैल्यूज भी डिफरेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट सब में लास्ट में आ जाता है जी वर्क सेंटर। वर्क सेंटर क्या है जी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिफाइन वेयर एंड व्हेन ऑपरेशन इज परफॉर्म। कि हमने कोई भी प्रोडक्शन का जो ऑपरेशन है कब और कहाँ पे परफॉर्म करना है, ये हमारा वर्क सेंटर है। हैज़ एन अवेलेबल कैपेसिटी, जितनी भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वर्क सेंटर के ऊपर डिफाइन होती हैं। और एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आर वैल्यूड बाय द चार्ज। एक्टिविटी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल हमने लेबर एफर्ट और यूटिलिटीज, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हमने वर्क सेंटर के ऊपर परफॉर्म करनी होती हैं। वर्क सेंटर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। और कैन बी मशीन पीपल प्रोडक्शन लाइंस आर, ये उसके एग्जांपल है कि वर्क सेंटर क्या होता है। कैन बी अ मशीन, कोई मशीन आप है वो आपका वर्क सेंटर हो सकता है। पीपल, कुछ ऐसी चीजें जो हम मशीन के थ्रू नहीं करते, कुछ लोग अपने हाथ से जो काम कर रहे होते हैं, तो पीपल जो है वो कुछ जो लोग हैं उनको भी हम एज अ वर्क सेंटर खोल सकते हैं। प्रोडक्शन लाइंस आर ग्रुप्स ऑफ ट्रेड पीपल्स। प्रोडक्शन लाइंस जो है वो एज अ वर्क सेंटर खुल सकती हैं।
या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, 4-5 बंदों का ग्रुप जो है वो एक मिलके एक काम कर रहा है, तो हम उनका एक ग्रुप को एज ए वर्क सेंटर भी खोल सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन प्लानिंग का, जो मैंने आपके सामने ब्रीफ किया जी। उसके बाद आया था जी इसका लॉजिस्टिक एरिया। तो लॉजिस्टिक एरिया जो वही है जो हमने एमएम के अंदर पढ़ा, कि नीचे सबसे पे कंपनी कोड है, ये देखें US00 के ऊपर हमने काम किया था। US00 के ऊपर 3 प्लांट हैं, डेलास, मियामी और ये वाला, 3 प्लांट्स हैं, और तीनों प्लांट के अंदर सेंट्रलाइज एक ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है। और स्टोरेज लोकेशन जो है इस प्लांट की, ये वाली स्टोरेज लोकेशंस हैं, ये वाली, ये रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स। तो हर प्लांट की अपनी स्टोरेज लोकेशंस है, इस प्लांट की अपनी स्टोरेज लोकेशंस है और इस प्लांट की अपनी स्टोरेज लोकेशंस है। और हर प्लांट का शिपिंग जो पॉइंट है वो हर प्लांट का डिफरेंट है। तो इस तरह जो हमारी परचेसिंग जो है वो भी सेंट्रलाइज जिस तरह होती है, तो उसके अंदर भी हमारा ये लॉजिस्टिक जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है वो ये वही है जो एमएम के अंदर हमने पढ़ा था। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज है वो है जी मास्टर डाटा, पीपी का मास्टर डाटा। तो पीपी के मास्टर डाटा में क्या है जी, सबसे पहले है मटेरियल। मटेरियल मास्टर जो है ये हमारा मास्टर डाटा था एसडी का भी, और ये हमारा मास्टर डाटा था एमएम का भी। और पीपी के अंदर भी सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है मटेरियल। तो मटेरियल मास्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मटेरियल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो मटेरियल हमारा सबसे पहला पीपी का मास्टर डाटा है। ये मटेरियल वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, या हम इनको जो है परचेज करते हैं या सेल करते हैं। तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो ऐसे मटेरियल ही एसएपी के अंदर ओपन होती हैं। दूसरी है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके जो एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चीजें लगाई जाती हैं, उन सबको मिला के जो एक लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बनती है, उसको हम बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। उसके बाद राउटिंग है। राउटिंग क्या है कि जो हमने मटेरियल प्रोड्यूस करना है, तो उसको अगर किसी मशीन के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो सेट ऑफ ऑपरेशंस, जो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हम राउटिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक अ कुकिंग रेसिपी, बॉम्ब, इंग्रेडिएंट्स एंड राउटिंग स्टेप्स। कि अगर प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करनी है एक मशीन के ऊपर, तो उसको कितने ऑपरेशन होंगे, कौन कौन सी मशीनें होगी, और कितनी टाइप की एक्टिविटीज लगेंगी, और कितने उसके ऊपर मिनट्स लगेंगे। तो ये सारी चीजें हम राउटिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। और वर्क सेंटर जे वो मशीन पीपल जो है या मशीन है जिसको हम एज ए वर्क सेंटर एसएपी के अंदर ओपन करते हैं। वर्क सेंटर को ओपन करके फिर वर्क सेंटर के ऊपर हम डिफरेंट राउटिंग्स जो हैं वो बनाते हैं। और प्रोडक्ट ग्रुप क्या है? प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स बना के उनको एज ए ग्रुप जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। वर्क मटेरियल सेंटर की मिसाल कोई लाइव ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने। लाइव ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह हमारी कुछ प्रिंटिंग केमिकल्स हैं कि मशीन, प्रिंटिंग का कोई अगर इंडस्ट्री है, तो प्रिंटिंग के अंदर जो ब्लीचिंग प्लांट है वो हमारा एज ए एक वर्क सेंटर है। हमारा जो स्टेंटर है, ब्लीचिंग प्लांट है, या हमारा ये रोटरी है, तो ये हमारी सारी की सारी वो एज ए वर्क सेंटर ओपन होगी। या किसी और इंडस्ट्री की बात करें, बेवरेजेस की बात करें, बेवरेजेस के अंदर जो मशीन किसी भी बॉटल के अंदर फिलअप कर रही है, कोई भी जो उसके अंदर लिक्विड टाइप भी, तो जो मशीन वो काम कर रही है वो एज ए वर्क सेंटर होगा हमारा। ठीक। ठीक है। और अगर कुछ बंदे मिलके, जैसे कोई बंदे मैनुअली हाथ से कुछ लेबलिंग कर रहे हैं, तो वो बंदे जो काम कर रहे हैं, अगर हमने उनकी एक्टिविटी सिस्टम के अंदर मेंटेन करनी है, उनके कुछ सिस्टम के अंदर को कॉस्ट लेके आनी है, तो उनको भी एज ए वर्क सेंटर खोल के उनकी एक्टिविटी भी सिस्टम के अंदर हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो मटेरियल मास्टर के अंदर है जी हमारे जो मटेरियल मास्टर जब भी खोलते हैं, हम आपके सामने जब भी एमएम के अंदर मटेरियल हमने खोले, तो सिस्टम सबसे पहले पूछता जी इसके ऊपर हम आपने व्यूज कौन कौन से लगाने हैं। तो व्यूज जो है प्रोडक्शन प्लानिंग के हवाले से जो मटेरियल के ऊपर व्यूज लगते हैं वो हैं जी MRP 1, 2, 3 और MRP 4। ये MRP के व्यूज जो हैं ये प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए लगाए जाते हैं, कि हमने जो प्रोडक्शन के अंदर प्लानिंग करनी है उसमें MRP का क्या रोल होगा। MRP क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम प्रोडक्शन के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करेंगे। तो MRPs जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के MRPs हैं, कि हमने कौन सी प्लानिंग जो है इस मटेरियल के ऊपर लगानी है।
तो मटेरियल मास्टर के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है जी प्रोडक्शन के व्यूज, जो है MRP 1, 2, 3 और 4। बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल के बाद बिल ऑफ मटेरियल है। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या है? लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स दैट मेकअप अ प्रोडक्ट आर असेंबली। तो ये एक लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है। ये देखिए जो पहली लाइन है ये समझ लें हमारे फिनिश प्रोडक्ट है, और इसके नीचे ये सारे के सारे सेमी फिनिश चीजें हैं। जैसे ये एक हम बाईसाइकिल ग्लोबल बाइक हमने कंपनी शुरू की हो, या तो ग्लोबल बाइक के अंदर जो बाइक को बनाने के लिए चीजें चाहिए वो है जी व्हील असेंबली है, टायर ट्यूब, उसके बाद है व्हील, हैग्स नट है, लॉक वॉशर है, सॉकेट। ये सारे उसके कंपोनेंट हैं जो मिल के एक हमारी फिनिश बाइक साइकिल जो है वो बनाएंगे। ये एक एग्जांपल है जी बिल ऑफ मटेरियल की, जो एसएपी के अंदर जो बिल ऑफ मटेरियल है वो किस तरह बनता है। तो ये उस स्क्रीन का लेआउट है जो हम फिजिकली भी करेंगे कि ये वो हमारा फिनिश मटेरियल है मेंस ऑफ रोड बाइक। एक बाइक है जी जिस ऑफ रोड बाइक है जी, जिसके अंदर ये सारी चीजें लगनी है। ऑफ रोड एल्युमिनियम लगना है, मेंस ऑफ रोड है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। और उस कंपोनेंट को एज ए मटेरियल एसएपी के अंदर ओपन किया जाता है। ये वो कंपोनेंट एज ए मटेरियल है, और उनकी आगे क्वांटिटी आ रही है। क्वांटिटी किसी की 2 लग रही है, किसी की 1 लग रही है, तो हर एक की क्वांटिटी है। तो ये फिनिश बाइक है, और इसके अंदर ये देखें ये सारे चीजें लग रही हैं। व्हील असेंबली है, फ्रेम है। एसएपी के अंदर जो बिल ऑफ मटेरियल है वो 2 तरह का इस्तेमाल होता है, एक सिंगल लेवल बॉम्ब और एक मल्टी लेवल बॉम्ब। तो ये जो स्क्रीन है ये सिंगल लेवल बॉम्ब की है। जैसे ये सिंगल लेवल बॉम्ब है, तो सिंगल लेवल के अंदर क्या है जी, ये मटेरियल और उसके कंपोनेंट और उसकी क्वांटिटी। मल्टी लेवल के अंदर क्या होता है कि जो फिनिश बाइक है हमारी, इसके अंदर ये जो चीजें लग रही हैं, व्हील, फ्रेम, ड्रिलर, सीट, हैंडलर। तो इसमें क्या होता है जी, फर्दर जो चीज इसके अंदर लग रही है उसका फर्दर आगे अपना एक बॉम्ब है। तो ये मल्टी लेवल बॉम्ब आ जाते हैं कि एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीजें लग रही हैं वो खुद एज ए सेमी फिनिश है, और उसके अंदर मल्टीपल आगे और चीजें लग रही हैं। तो ये एक मल्टी लेवल बॉम्ब की एग्जांपल है कि हम जब मल्टी लेवल बॉम्ब बनाते हैं तो उनका क्या फायदा होता है और किस तरह बनता है। तो वो ये इस तरह बनता है जी कि हाँ, जो कंपोनेंट लग रहे हैं उस कंपोनेंट का आगे फर्दर एसएपी के अंदर एक बॉम्ब अपना होता है। तो ये एक मल्टी लेवल बॉम्ब की एग्जांपल है। ये है जी बिल ऑफ मटेरियल। तो वेरिएंट ऑफ मटेरियल्स, वेरिएंट बिल ऑफ मटेरियल्स, वेरिएंट क्या होते हैं? वेरिएंट्स के अंदर होता है जिस तरह हमारी एक ही फिनिश प्रोडक्ट है तो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जैसे कि एक डीलक्स बाइक्स है और एक प्रोफेशनल बाइक है। डीलक्स के अंदर एल्युमिनियम व्हील लग रहा है और इसके अंदर कार्बन व्हील लग रहा है। डीलक्स के अंदर फ्रेम रेड लग रहा है, तो प्रोफेशनल के अंदर फ्रेम ब्लैक लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वेरिएंट्स भी बना सकते हैं। जो एक ही प्रोडक्ट्स है, एक ही मटेरियल है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स बना के तो उनके डिफरेंट बॉम्ब भी बना सकते हैं। और बाद में जब फिनिश प्रोडक्ट हमारी जो बनेगी तो उसको हम उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो परचेज करके उनको कंज्यूम करके वो फिनिश प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। वो वेरिएंट्स किस तरह बनते हैं सभी के अंदर, वो वेरिएंट्स भी हम आपको बताएंगे कि जो बिल ऑफ मटेरियल के वेरिएंट्स बनते हैं वो किस तरह बनते हैं और कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद है जी बॉम्ब की कैटेगरीज। जो भी बॉम्ब बनता है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कि जो हमारे बॉम्ब हैं ये आइटम कैटेगरीज हैं कि हमने जो बॉम्ब बनाना है उसके अंदर जो कंपोनेंट लगाने हैं, क्या वो कुछ स्टॉक आइटम होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्टॉक में रखते हैं या स्टॉक में लेके उनको कंज्यूम करते हैं। तो जो बॉम्ब की कैटेगरी है उसको हम या तो स्टॉक आइटम्स होती है या नॉन स्टॉक आइटम्स होती हैं। तीसरी है वेरिएबल आइटम्स। वेरिएबल आइटम्स होती हैं कि कुछ ये इसकी जगह पे ये लग सकती है, इसकी जगह पे लग सकती है, तो हम वेरिएबल आइटम उसको रख के, ताकि ड्यूरिंग प्रोडक्शन अगर एक चीज खत्म हो गई है तो दूसरी चीज जो है उसकी जगह पे अल्टरनेट हमने कंज्यूम करवानी है तो उसको एज ए वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आइटम एज ए डॉक्यूमेंट भी, डॉक्यूमेंट जो है हमारे उनको भी एज ए आइटम कैटेगरी का यूज करते हैं। टेक्स्ट आइटम है, ये हमारी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की इंडस्ट्री है, कोई हमने डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रोसेस है तो उसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोडक्शन के अंदर हम स्टॉक आइटम्स या नॉन स्टॉक आइटम्स ही यूज करते हैं।
राउटिंग, जब हम बॉम्ब बना लेते हैं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, राउटिंग्स बनाते हैं एसएपी के अंदर। राउटिंग्स क्या होती हैं? राउटिंग्स एनेबल यू टू प्लान द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स, कि हमने किसी चीज को अगर प्लान करना है तो राउटिंग के थ्रू प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखें नीचे सीरीज ऑफ ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशन नंबर 10, ऑपरेशन 20, ऑपरेशन 30, 40 और 50। तो क्या है, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो राउटिंग्स आर यूज एज टेम्पलेट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर्स एंड रन स्केड्यूल्स। जो हमने स्केड्यूलिंग करनी होती है एसएपी के अंदर कि कौन सी चीज कब और कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो राउटिंग से ही मिनट कैलकुलेट होके आगे जो हमारी प्रोडक्ट है उसका टाइम कैलकुलेट होता है। राउटिंग आल्सो यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग इसलिए यूज होती है कि इसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो किस तरह हो रही है कि हम वर्क सेंटर के ऊपर वो जो है ऑपरेशंस या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती हैं, और इसके अलावा हर ऑपरेशन को हम जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी असाइन कर सकते हैं कि कौन से ऑपरेशन के ऊपर कौन सा रॉ मटेरियल लगना है। तो इस तरह प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी हो जाती है कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है तो एसएपी के अंदर routing also used as a series of sequentials of operations that must be carried out to provide a key product। और उसके बाद राउटिंग contains what, where, when and how, कि कौन सी चीज हमने कब, कहाँ और कितनी और कैसे बनानी है। तो राउटिंग के अंदर देखें, सबसे पहला ये एक ऑपरेशन है तो उसके अंदर इतने मिनट्स लग रहे हैं, तो इसके अंदर काम क्या हो रहा है जी, मटेरियल स्टैगिंग। और उसके बाद है जी अटैच सीट्स, तीसरा तीसरा है जी अटैच हैंडल बार, और उसके बाद अटैच गियर असेंबली, और उसके बाद फ्रंट रियल व्हील्स। ये है जी हर एक ऑपरेशन का मिनट्स आ रहे हैं और ऑपरेशन की डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो राउटिंग के अंदर हम ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं जी कि हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस और कितने कितने मिनट लगने हैं। राउटिंग ऑपरेशन 20 अटैच सीज टू प्रॉपर्टी, ये उसने एक अलग से एग्जांपल दे दी है। 1 मिनट लग रहा है जिसका, ये उसकी राउटिंग है। 20 नंबर ये वर्क सेंटर लग रहा है, ये वर्क सेंटर है, और वर्क सेंटर के ऊपर 1 मिनट लग रहा है। तो हर हर जो वर्क सेंटर है, जो हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन है, हर ऑपरेशन के अंदर एक वर्क सेंटर यूज हो रहा है। ये वर्क सेंटर ये वाला, अगर हमारी डिफरेंट मशीनें हर ऑपरेशन के ऊपर लगेंगी तो हर ऑपरेशन के अंदर हमारी जो वर्क सेंटर है वो डिफरेंट होगा, और हर जो वर्क सेंटर है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, अपना उसका एक प्रोडक्शन का टाइम है, तो उसके हिसाब से उसका जो टाइम है वो भी डिफरेंट होता है। ये एसएपी की राउटिंग की स्क्रीन है, जो स्टैंडर्ड स्क्रीन है एसएपी की। उसमें देखें तो सबसे पहले राउटिंग फॉर फिनिश्ड बाइक है। उसके नीचे ऑपरेशन नंबर आ रहा है जी, ऑपरेशन नंबर 10, 20, 30, 40, ये एक सीक्वेंस चल रहा है 10 के गैप से। और उसके बाद है जी वर्क सेंटर, ये वर्क सेंटर चल रहा है जी, कौन कौन सा वर्क सेंटर है। और उसके बाद प्लांट है, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है वो सारी प्लांट बेस्ड होती है, तो हमारे यहाँ पे प्लांट आ रहा है। अगर डिफरेंट प्लांट्स है तो डिफरेंट प्लांट्स होंगे, वर्क सेंटर डिफरेंट है तो डिफरेंट होंगे। कंट्रोल की क्या है जी, हमने जो प्रोडक्शन करनी है इसकी कंट्रोल की क्या करती है कि हमने ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई बैक फ्लैशिंग करनी है, हमने कोई चीज़ ऑटो कंज्यूम करवानी है, ऑटो जीआई करनी है, तो कंट्रोल की का काम होता है दैट स्पेसिफाई हाउ एन ऑपरेशन और सब ऑपरेशन इज प्रोसेस इन इन फंक्शंस सच एज ऑर्डर, कॉस्टिंग और कैपेसिटी प्लानिंग। तो ये कंट्रोल की के पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है ये वाला। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि हर ऑपरेशन की डिस्क्रिप्शन है कि हर ऑपरेशन के ऊपर हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो हर लाइन जो है इंडिविजुअली एक ऑपरेशन नंबर, उसका वर्क सेंटर कौन सा प्लांट है, जिसकी जो है कंट्रोल की कौन सी और ऑपरेशन नंबर कौन सा है। उसके बाद इसको अगर देखें तो ये इसकी बेस क्वांटिटी है कि हमने ये जो ऑपरेशन है और इसके जो हमने मिनट देने हैं, किसी भी एक्टिविटी के लेबर के मिनट देने हैं, अगर हमने मशीन के मिनट देने हैं, हमने एफओएच या यूटिलिटी के मिनट देने हैं, तो मिनट की बेस किस बेस के ऊपर ये हमने मिनट देने हैं। तो ये एक बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी 15 या ज्यादा क्यों रखी जाती है, ताकि वो हमारे वो
ऑपरेशन जिनका टाइम बहुत मिनिमम होता है, जो पर पीस कैलकुलेट नहीं होते लेकिन पर लॉट हमारे पास कैलकुलेट होते हैं, तो हम बेस क्वांटिटी बढ़ा के तो उनके जो है मिनट दे देते हैं। बाद में क्या, फिर वो जो छोटी से छोटी भी को ऑपरेशन का टाइम है तो वो कैलकुलेट हो जाता है। तो ये राउटिंग की स्क्रीन है, एसएमपी की स्टैंडर्ड स्क्रीन है जी, कि इसकी हो या S4 हाना की हो, तो ये स्क्रीन सेम है। अच्छा, दरम्यान में ये चेक बॉक्स है, वो हमने चाहिए। ये वाले, जी। ये चेक बॉक्स, अब अभी ये वाले इनके नाम पूरे हाइड हाइड है। तो जैसे ही हम ये स्क्रीन खोलेंगे, राउटिंग बनाएंगे, तो ये सारे चेक बॉक्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी इनके नाम एक एक स्पेलिंग दो दो आ रहे हैं, तो ये सारे मैं आपको डिफाइन कर दूंगा सारे। ठीक। उसके बाद वर्क सेंटर है। तो वर्क सेंटर एलोकेशन विद इन अ प्लांट वेयर वैल्यू एडेड वर्क्स ऑपरेशंस आर एक्टिविटीज, कि वो जितने भी हमारे वैल्यू एडेड वर्क्स हैं या ऑपरेशंस आर परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो हमारे वर्क सेंटर के ऊपर हो रहे होते हैं। तो वर्क सेंटर कैन रिप्रेजेंट पीपल आर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, मशीन्स आर ग्रुप्स ऑफ मशीन्स आर असेंबली लाइंस। तो वर्क सेंटर जब भी एसएपी के अंदर हम खोलेंगे, वो क्या होगा, पीपल्स ऑफ ग्रुप्स होंगे, या कुछ पीपल सिंपल वन पीपल आर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, और इसी तरह इंडिविजुअल मशीन्स आर ग्रुप्स ऑफ मशीन्स या असेंबली लाइंस। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं एज ए वर्क सेंटर एसएपी के अंदर ओपन होती हैं। वर्क सेंटर यूज टू डिफाइन कैपेसिटीज। हमने इसकी जो एसएपी के अंदर कैपेसिटीज है, अगर किसी चीज की लेनी हो, लेबर की कैपेसिटी, मशीन की आउटपुट या मिशंस, ये इनकी कैपेसिटी अगर हमने सिस्टम के अंदर मॉनिटर करनी हो, तो वर्क सेंटर को हम जो खोल के इसको यूज करते हैं। और उसके बाद कैपेसिटी यूज इन CERP, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डिटेल स्केजुलिंग और कॉस्टिंग। वर्क सेंटर जो है, ये हमारी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिटेल स्केजुलिंग का मतलब है कि हमारे पास टोटल ऑर्डर कितने हैं, कौन कौन से वर्क सेंटर के ऊपर कौन कौन सा ऑर्डर लग रहा है, किसको कितना टाइम लगेगा, किसकी कौन सी डिलीवरी रेट है, कस्टमर कौन सा है। तो प्रोडक्शन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन वर्क सेंटर के ऊपर मिलती है। और कॉस्टिंग कॉस्टिंग हर वर्क सेंटर को एक कॉस्ट सेंटर असाइन होता है। तो हमारी जितनी भी कॉस्टिंग है वो वर्क सेंटर के ऊपर हो रही होती है, इसलिए हम वर्क सेंटर को एक कॉस्ट सेंटर भी असाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्क सेंटर कैप्चर एंड यूज फॉलोइंग रिसोर्स रिलेटेड डाटा। बेसिक डाटा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल लोकेशन ऑफ वर्क सेंटर। जब भी वर्क सेंटर एसएपी के अंदर ओपन होता है, तो सबसे पहले उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो उसको दिया जाता है, कि अगर ये वर्क सेंटर जो मशीन है ये खराब हो जाती है, या इसकी प्रोडक्शन की हमने देखनी है, कोई भी इसकी जो रिपोर्टिंग है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसको असाइन किया जाता है। इसकी लोकेशन डिफाइन की जाती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल, हमारी एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के अंदर कौन सी जगह पे है, तो लोकेशन इसको असाइन की जाती है। स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, कि सिस्टम ने जब स्केजुलिंग करनी है, तो इसके अंदर अगर कोई क्यू टाइम है, कोई मूव टाइम है, या कोई फॉर्मूला हमने स्केजुलिंग का सेट करना है, तो वर्क सेंटर को वो सारी चीजें पैरामीटर्स असाइन किए जाते हैं। कॉस्टिंग डाटा, कॉस्टिंग हमने वर्क सेंटर जब भी खोलते हैं उसको कॉस्ट सेंटर असाइन करते हैं, और साथ एक्टिविटी टाइप्स बताते हैं कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी एक्टिविटी टाइप्स जो है वो असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल, लेबर, एफओएस, यूटिलिटीज। तो कॉस्टिंग की वो एक्टिविटीज कॉस्ट सेंटर को कॉस्टिंग के टैब के अंदर अटैच की जाती हैं। उसके बाद है पर्सनल डाटा, पीपल, पोजीशंस, क्वालिफिकेशंस। अगर हमने एज ए पीपल जो है उनको वर्क सेंटर खोलना है, तो उनका पीपल, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें ऐड करते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग का टैब है। कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया जाता है, ऑपरेटिंग टाइम दिया जाता है, इसका स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, ब्रेक कितने घंटे की होगी, और इसके अंदर टोटल मिनट्स ऑफ टाइम कितने कैलकुलेट होंगे। और ये सारी चीजें हम कैपेसिटी प्लानिंग के टैब के अंदर देते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप है जी, मल्टी और सिंगल लेवल प्रोडक्ट ग्रुप, द लॉस मस्ट बी ऑलवेज। तो अगर हमने कुछ जो प्रोडक्ट को, किसी डिफरेंट मटेरियल्स को एक ग्रुप बना के उसको आगे यूज करना है, तो हम उसको एज अ ग्रुप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पीपी के प्रोसेसेस हैं जी। पीपी के प्रोसेस के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है। प्रोडक्शन प्लानिंग हमारे जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड और प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। फोरकास्टिंग है, कि हमने जो प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग करनी होती है। सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग है। सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग हमारी,
कि हमने कौन सी चीज़ कब और कैसे कितनी प्रोड्यूस करनी है। डिमांड मैनेजमेंट है, जो हमारी हम सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं या फॉरकास्टिंग करते हैं, उसके बाद डिमांड मैनेजमेंट का सिस्टम आ जाता है जी। अब हमने कौन सी चीज़ कितनी जो है वो परचेज करनी है। उसके बाद है मास्टर प्रोडक्शन स्केजुलिंग, MPS। मास्टर जो प्रोडक्शन स्केजुलिंग है जी, हमने कौन सी डेट में कौन सी चीज़ कितनी चाहिए। और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, ये जो हमें रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं या सेमी फिनिश प्रोडक्ट, उनकी सारी की सारी प्लानिंग है। और प्रोडक्शन ऑर्डर है। प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा वो एक ट्रांजैक्शनल डाटा है जिसके थ्रू हम सारी प्रोडक्शन जो है सभी के अंदर मॉनिटर कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर एक्चुअली वो जिस तरह हम SD के अंदर सेल ऑर्डर लगाते हैं, या हम मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर परचेज ऑर्डर लगाते हैं जिसके थ्रू हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, परचेज करेंगे, इसी तरह PP के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर लगता है जिसके थ्रू हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग की एग्जीक्यूशन कैसी होती है? प्रोडक्शन प्लानिंग की एग्जीक्यूशन सिस्टम ये है जिससे और ये COPA, जो कोपा भी इसको बोलते हैं, COPA भी बोलते हैं जी। फोरकास्टिंग, दोनों के डाटा से मिलकर फोरकास्टिंग होती है। सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग होती है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। उसके बाद डिमांड मैनेजमेंट होती है। डिमांड मैनेजमेंट के बाद MPS, और MPS से मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन, ऑर्डर सेटलमेंट, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया जी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्रोडक्शन प्लानिंग एग्जीक्यूशन किस तरह होती है? प्लेयर्स इन द गेम, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, CEO, CIO, CFO, कंट्रोलर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ये वो सारे बंदे हैं CEO, COO, CIO के, जिनकी इनपुट से ये सारी के सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो प्लान होती हैं। तो डिटेल प्लानिंग जो है, लाइन मैनेजर, जो हमारी प्रोडक्शन स्केजुलर, MRP कंट्रोलर, कैपेसिटी प्लानर, ये डिटेल प्लानिंग ये वाले करते हैं बंदे। और जो एग्जीक्यूशन है, जो हमने जो जिसकी प्रोडक्शन करनी होती है, शॉप फ्लोर सुपरवाइजर होते हैं, लाइन वर्कर्स, ये वो बंदे होते हैं जिन्होंने एग्जीक्यूशन करनी होती है। तो ये एक पूरा एक ये स्ट्रेटेजीज हैं कि जो इस गेम के अंदर जो है ये सारे बंदे हिस्सा लेते हैं जी। फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग SOPs is the foundation of reliable SOPs. SOP, accurate forecast, essential in the manufacturing sector. ओवरस्टॉक एंड फोरकास्टिंग से आपको जो है वो फेमिलियर है। फोरकास्टिंग क्या है कि हमने जो हमारी प्रीवियस सेल्स या प्रोडक्शन है या परचेज है उसको जो है एनालिसिस करके हमने जो फ्यूचर प्लान करना है, वो हमारी सारी की सारी फोरकास्टिंग है। SOP के अंदर फोरकास्टिंग किस तरह होती है, ये उसकी स्क्रीन है। उसके बाद फोरकास्टिंग के बाद डिमांड की मैनेजमेंट है। सर डिमांड, साहब, जी जी। सर जी ये सर चीज़ें आपको पता होंगी, हम बड़े नालायक हैं। जरा ऐसा ऐसा समझाएं ताकि हमें हजम भी हो जाए। नहीं नहीं ये स्लाइड मैंने स्किप की है, ये इसकी समझ नहीं आनी आपको, मैंने खुद स्किप की है ये वाली। हाँ, नहीं वो पीछे वाली हमारे जेल में रुकती नहीं है, वो जैसे जैसे आप बता रहे गुजर अच्छा रही है। हाँ, लेकिन वो रुक नहीं रही कहीं। अच्छा ठीक है। आज हम मास्टर डाटा तक रहते हैं, SAP के हाँ प्रोडक्शन प्लानिंग के मास्टर डाटा के अंदर। तो मैं शुरू से हाँ, आपको थोड़ा बता दूं ताकि आपका थोड़ी ये रिवीजन हो जाए और आपका ये फियर है वो भी खत्म हो जाए। जी जी। फंक्शन प्रोडक्शन प्लानिंग की फंक्शनलिटी आपको समझ आ गई है, जैसे कि नाम से वाकिफ है प्रोडक्शन प्लानिंग की फंक्शनलिटी, ठीक है। और इसके बाद मास्टर डाटा की बात करते हैं जी। तो मास्टर डाटा के अंदर मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, राउटिंग और वर्क सेंटर, ये चीजें याद रख लें। सेशन की रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। जी और जी। उसके बाद फिर कल कल शुरू कर लेंगे। कोई और क्वेश्चन है तो करें। हाँ हाँ, घबरा गए हैं नहीं, मैं घबरा नहीं गया। मैं स्पीड से कह रहा था कि वो चीज़ें ना हैं, सारी इम्पोर्टेंट है। और जो मतलब जिसको ना साथ साथ याद करना जरूरी है, या कम से कम समझना जरूरी है। जी एहतरम जाई साहब, वैसे आपकी इनपुट है थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा जी प्लीज। हाँ जी। ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, ये मेरे ख्याल में ये कर लेने चाहिए।
जब ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे ना तो फिर कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी। 2-3 चीजें ही नहीं है मेरे ख्याल में जो शायद आपने पहले इस तरीके से ना सुनी हो, जैसे वर्क सेंटर का नाम है, वर्क सेंटर का नाम ही है, अदरवाइज तो यानी ये टर्म है, अदरवाइज तो ये आप देख ही रहे होंगे जहां भी आप ऑडिट के लिए भी जाते हैं, फर्स्ट करें प्रोडक्शन का ऑडिट करते हैं तो वहां पे मशीन्स पे काम हो रहा था। तो मशीन्स को या ग्रुप ऑफ पीपल, एक टीम है जो कि मैनुअल काम कर रही है, उसको हम कह देते हैं वर्क सेंटर। तो ये सच कोई ऐसी मतलब मुश्किल वाली बात तो नहीं थी ये। वैसे सैफ ने जो है ना वो बात थोड़ी सी इस तरह की कर दी कि जी आप घबरा गए, घबराना के शायद इतने कड़ी जंग लगी है। वो भी घबराए नहीं है। मैं जरा वो फैसला की स्पीड से मैच करने के लिए कह रहा था कि थोड़ा सा तेज दे दें कि हम साथ साथ शामिल हो जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ जी। इसको कल कंटिन्यू कर लेते हैं। जी जरूर। चीजें इसमें मतलब अगर हम देखें ना, 3 ही बड़ी चीजें, मटेरियल जो बनना है या जो यूज होना, जी बिल ऑफ बिल्कुल। मटेरियल है कि जी क्या चीज यूज होगी और क्या चीज हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वर्क सेंटर के जी ये चीज बनेगी कहाँ, बस। इससे ज्यादा तो बाकी तो चीजें ऐसा सच को बहुत बड़ी नहीं है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ जी सर, राउटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बच्चों के लिए, सबके लिए नया है वो। राउटिंग का, हाँ जी। हाँ जी, राउटिंग क्या चीज है, ये बड़ी आसान समझने के लिए है कि जी ये जो चीज आप बनाने जा रहे हैं ये किस किस मशीन पे बनेगी, उस पे कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे और उस पे कितना कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल हम कट टू पैक की अगर सॉरी इसकी कट टू पैक में स्टिचिंग की एग्जांपल लेते हैं ना, बड़ी आसानी से आपको समझ आएगी। आप एक शर्ट सी रहे हैं, शर्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं, जैसे उसमें कफ लगनी है, कॉलर लगनी है, फिर ये बैन लग रही होती है, फिर ये जिसपे वो बटन लग रहे होते हैं। ठीक है, एक वो शर्ट सी जा रही होती। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं। ये ऑपरेशन किस जगह पे, यानी आप कह लें उसको वर्क सेंटर पे होने हैं, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा ऑपरेशन किसने परफॉर्म करना, ये 2 चीजें हैं इसके अंदर। और तीसरी चीज जो अहम है वो है कि टाइम कितना लगना। जैसे आप कहते हैं जी एक शर्ट है, उस पर 5 बटन लगने हैं, तो इस ऑपरेशन को, जो बटन लगाने का ऑपरेशन है, इसको कितना टाइम लगेगा, हम कहते हैं जी 1 मिनट। 1000 शर्ट्स की अगर आप कंफर्मेशन करते हैं यानी प्रोडक्शन करते हैं तो आप उसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उस टाइम के अगेंस्ट पीछे एक कॉस्टिंग के अंदर, ये जब आप कंट्रोलिंग मॉड्यूल देखेंगे ना जी, उसमें हर ऑपरेशन के अगेंस्ट ना वो पड़ी होती है उसकी कॉस्ट, सीपीएम, कॉस्ट पर मीटर मिनट जिसे कहते हैं। तो वहां से उठा के तो इसको मल्टीप्लाई करता है और आपकी वैल्यू बना देता है उस ऑपरेशन की। तो राउटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि कौन सा ऑपरेशन किस मशीन पे लगेगा, होगा, और उस पे कितना टाइम लगेगा, जो इस पीपी के मॉड्यूल के अंदर। और जो उसके अगेंस्ट वैल्यूज उठ के आनी है वो आपके कंट्रोलिंग मॉड्यूल से उठ के आती है कि जी वहां पे जो आपने इस ऑपरेशन की रेट या सीपीएम जो पर मिनट आपकी कॉस्ट है वो आपने डाली हुई है, यहाँ से मिनट आ जाएंगे, वहां से कॉस्ट पर मिनट आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई करके आपको उसकी कॉस्ट बता देगा। ना सर, ये इधर स्लाइड पे ना इन्होंने इसकी एग्जांपल जो दी हुई है राउटिंग की, अब वो देखें, उन्होंने कहा कुकिंग की रेसिपी है, फॉर्म उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और राउटिंग है किस स्टेप में रेसिपी चलनी है। चले रिजवान साहब वापस आ जाए। मैंने जी आ जाए आ अतर जाए। साहब को ऐड इसलिए किया कि वो थोड़ा सा आपको सैफ समझे अतर साहब सौ गए या इस हाँ वास्ते ये बड़ी साथ शार ही शहर। चेक चेक कर ने, दिया इन्होंने साथ ही। अ, मैंने कहा था साहब आपको थोड़ा सा टेक्निकली और प्यार से थोड़ा सा आपको समझाएं कि कोई ये थ्योरेटिकल नॉलेज है,
इसमें सिर्फ कंसेप्शनल चीजें हैं कि आपको जो प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रोसेस है वो समझ आ जाए कि इसके अंदर काम होता किस तरह है। ये सारा काम हमने जब हाथ से करेंगे ना, एक एक स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जी ऐसे इंशाल्लाह। राउटिंग हम अपने हाथ से बनाएंगे एसएपी के अंदर, बॉम्ब भी बनाएंगे, मटेरियल भी बनाएंगे, प्रोडक्शन भी करेंगे और रिपोर्ट्स भी देंगे। मटेरियल मटेरियल तो मेरे ख्याल में वो एमएम के अंदर खुले, उसके अंदर खोल दिए थे ना जी, उसकी तो ट्रेनिंग जी हुई जी थी। हाँ जी, मास्टर डेटा हमने मटीरियल वहाँ पे किया है। ये हाँ जी, वही हाँ जी। मटेरियल यूज होंगे, कोई नए मटेरियल नहीं होंगे, वही स्क्रीन होगी, वही मटेरियल होंगे, सिर्फ बॉम्ब और जी राउटिंग जी दोनों ही चीजें बनेंगी। बॉम राउटिंग वर्क हो गई है। तो इसको मैं देखे तो हम कहाँ पे थे, आगे स्लाइड कितनी आगे हमारी। काफी बड़ी है। चलें कल कर लेंगे इसको, आप रिलैक्स करें आज, बाकी कल कर लेंगे। ठीक ठीक थैंक यू। ठीक है, तो ठीक आज के सेशन पे एंड कर ले, कर ले अच्छी बात। क्योंकि ठीक है। आप आपने डरा दिया मुझे, मैं डर गया। नहीं नहीं मैं नहीं मैं मैंने तो नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं। सबकी आवाज बना हूँ। दूसरी चीज ये है कि हम शुरू से इतने अपने साथ एक दूसरे के अटैच हैं, कहीं पे क्वेश्चन जी जी हो, इश्यू हो, समझ ना आ रही हो, तो आप क्वेश्चन आप बोला करें। आप मैं कम से कम जी जी आधा घंटा बिल्कुल, बोलूँ। वो उसमें उस तरह से कोई परेशानी नहीं है, मतलब शुक्र है वो बड़ा अच्छा चल रहा है सारा, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। जी, हाँ, वो उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें भी कोई लेकिन आप प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग पे भेजता हूँ, या आप चेक एक दफा दोबारा जी चेक। आपने मुझे सैटरडे सैटरडे वाली भी भेजी। वो भी देता हूँ, मैं वो भी देता हूँ। जी जी थैंक यू। ठीक है सर, फिर सेशन और एंड करते हैं। ठीक है जी, ओके हाँ। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। ओके।